हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल मेडिकल द फोसा पे। तो आज जो बायोकेमिस्ट्री का हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है HMP, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या पाथवे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा जो इसके कॉन्सेप्ट है वो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी काम आएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन और ये HMP है क्या। तो जैसे कि हमारे भी कुछ दूसरे नाम होते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स देते हैं, कुछ दोस्त देते हैं, वैसे ही इसके भी दूसरे कुछ नाम है। पहले वो देख लेते हैं। इसका पहला नाम है डिकेंस होरिकर पाथवे। ये नाम साइंटिस्ट के बेसिस पे दिया गया। दूसरा इसका नाम है शंट पाथवे। इसे शंट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जाता है, वो पाइरूवेट बनाता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू नहीं जा रहा, कोई दूसरे अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू जा रहा है, इसलिए इसे शंट पाथवे बोलते हैं। ठीक है। तीसरा इसे पेंटोस फोस्फेट पाथवे कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो पेंटेज शुगर बनती है। ठीक है। और इसको फर्स्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे और फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूकोज का पहला कार्बन होता है वो CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे कहते हैं। ये उसके कुछ अदर नेम्स हो गए। ठीक है। आइए इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस के अलावा ग्लूकोज का, जिससे NADPH, राइबोस 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बनता है। The HMP is an alternate pathway to glycolysis and is used to produce ribose 5 phosphate, NADPH and erythrose 4 phosphate। ठीक है। अब ये होता कहाँ है, इसकी साइट क्या है, ये जानने से पहले ये बात समझो कि HMP दो फेज में होता है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जो इसका ऑक्सीडेटिव फेज है वो लीवर में, एडिपोज टिश्यू में, RBCs में और लेंस ऑफ आई में होता है। और जो इसका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है वो कहाँ होता है? वो बॉडी के सभी सेल्स में होता है। ठीक है। आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट पेज था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज जो अभी मैंने आपको बताया कि ये दो फेज में होती है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो इसी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो ऑक्सीडेटिव फेज है इसके अंदर होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ऑक्सीडाइज होता है और एक पेंटोस फॉस्फेट बनाता है मॉलिक्यूल, और साथ में दो NADPH के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक CO2 मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है। इन दिस फेज ग्लूकोज 6 phosphate is oxidized with the generation of 2 molecules of NADPH and 1 molecule of pentose phosphate with liberation of 1 molecule of CO2। ठीक है। अब जो इसका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें क्या होता है? इसके अंदर जो पेंटोस फॉस्फेट शुगर बनी थी वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट, जैसे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, ये होता क्यों है? वाई HMP? या आपने दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ HMP क्या है। तो इसके सिग्निफिकेंस ये है कि इससे अपने को NADPH मिलता है और हमें राइबोस 5 फॉस्फेट मिलता है और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, मिल रहे हैं। लेकिन ये NADPH काम क्या करता है, राइबोस 5 फॉस्फेट क्या काम करता है, एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट क्या काम करता है? आइए इसे देखते हैं। तो हमारा अगला पेज है वो कहता है फंक्शन ऑफ NADPH। ये समझने से पहले ये बात समझ लो कि NADPH और NADH दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। NADH हमने कहाँ पढ़ा था? NADH हमने पढ़ा था जो ग्लाइकोलाइसिस में और अपना क्रैब साइकिल में बनता है, जो आगे जाके ETS के अंदर प्रोटोन डोनर का काम करता है। ठीक है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं NADPH। NADPH कहाँ बन रहा है? HMP के अंदर। ठीक है। NADPH का पहला काम है वो है फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। ठीक है। होता ही है कि अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। इन्हीं की वजह से स्किन एजनिंग होती है, रिंकल्स पड़ते हैं। तो इनको हमें इनएक्टिव करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज पेरोक्सीडेज और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ये क्या करते हैं? इन फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिव करते हैं। लेकिन ये एंजाइम एक बार खुद जब यूज़ हो जाते हैं तो इनको दोबारा रीजनरेशन के लिए हमें NADPH चाहिए होता है। ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म इन बॉडी लाइक peroxide, superoxide. So enzyme like superoxide dismutase peroxidase and glutathione reductase inactive the free radicals. फ्री रेडिकल को हमने इनएक्टिव किया, एंजाइम यूज हुआ, एंजाइम को रीजनरेट करने में NADPH रिड्यूस हो जाएगा NAD+। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है RBC की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन करना। एक्चुअल में जो RBC मेम्ब्रेन है ये अपने G6PD डेफिशिएंसी है जो HMP से जुड़ी है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ भी समझेंगे कि होता ये है कि जो NADPH है और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है, ये साथ मिलके ब्रो कोड फॉलो करके RBC की इंटीग्रिटी मेंटेन करते ताकि RBC अपनी शेप में बने रहे। अब होता ये है जो G6PD बीमारी है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जिस पे अब जल्दी हमारी वीडियो आएगी, जिसके अंदर ये होता है कि NADPH नहीं होता, उसकी वजह से क्या होगा, RBC मेम्ब्रेन है वो अपनी शेप लूज कर पाती है और इसकी वजह से एनीमिया भी होने लगता है। ठीक है। उसके आगे जो सीवियर जो चीज़ें होगी वो अपने देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ मेथ हीमोग्लोबिनीमिया। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो अपना हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन की कौन सी फॉर्म होती है? Fe+2। ठीक है। लेकिन ये आयरन है बड़े चुलबुला नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एलिमेंट है। ये क्या करता है? अपनी फॉर्म को बदल लेता है, Fe+2 Fe+3 में भी चला जाता है।
तो NADPH क्या करता है, आयरन को कहता है भैया तुम इसी फॉर्म में बने रहो। अगर तुम Fe+3 में गए, जो कि हमारा मेथ हीमोग्लोबिनीमिया होता है, जो कि O2 ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, तो ये प्रिवेंट करता है मेथ हीमोग्लोबिनीमिया का बनने में। ओके, नेक्स्ट पेज है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। बॉडी के अंदर जो बाहर से काफ़ी ड्रग्स आती है, जो फॉरेन सब्सटेंस है, इनका ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, अपने लीवर के अंदर। तो लीवर है वो मेटाबॉलिज्म करता है इन जितने भी फॉरेन ड्रग्स है, इन सब चीज़ों का वो किसकी हेल्प लेता है, वो NADPH की हेल्प लेता है। तो यहाँ भी NADPH यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा लेंस ऑफ आई, लड़की की सुंदरता देखने के लिए या ब्यूटी ऑफ क्रिएशन देखने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, हमें NADPH हेल्प करता है। एक्चुअल में जो NADPH है, जो अपनी आई लेंस है, उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो क्या करती है, आई लेंस की पारदर्शिता को मेंटेन रखती है। पारदर्शिता मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, जिससे अपने ब्यूटी ऑफ क्रिएशन देख पाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज। आपको पता है जैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आती है तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, पकड़ के उसको खत्म करते हैं। तो कूटने पीटने का जो काम है उसके अंदर भी अपना NADPH काम करता है। तो NADPH एक बड़े भाई के जैसे है, जो हर चीज़ में अपनी हेल्प कर रहा है, सुंदर लड़की को देखने में, बैक्टीरिया को मारने में, बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन में, RBC की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में, आयरन को डरा के धमका के रखता है कि भैया तुम Fe+2 में ही रहो, और जो जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको भी स्कैवेंजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा अपना कंपाउंड बना था राइबोस 5-फॉस्फेट। ये क्या करता है, राइबोस 5-फॉस्फेट है सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA। आगे जब आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्यूरिन सिंथेसिस से क्या बनता है, अपने जो A और G है अपने DNA के, वो किससे बनते हैं, वो प्यूरिन से बनते हैं। और प्यूरिन के अंदर क्या यूज़ होता है, राइबोस 5-फॉस्फेट। ये कहाँ से आ रहा है, HMP से आ रहा है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, अपना ये HMP पाथवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट भी बन रहा था इसी पाथवे। एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट क्या करता है, ये हेल्प करता है कुछ अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, ठीक है। आई थिंक ये पेज समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ HMP, ठीक है। ये दिखने में बड़ी डरावनी है, लेकिन मैं आपको उसकी ट्रिक दे देता हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 फेज में रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये यहाँ तक होती है ऑक्सीडेटिव फेज, और ये इधर वाली होती है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। आइए इसको देखते हैं ट्रिक की मदद से। दिखने में बड़ी डरावनी लग रही है, लेकिन आप डरें ना और घबराएं ना, आप बस देखते रहें। आप पहले इसको इतना तक याद करें, फिर इसको अलग पार्ट में याद करें, और इस पार्ट को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं इसी फॉर्म। तो सबसे पहले जैसे कि अपने डेफिनेशन में देखा था, अपने को क्या चाहिए, ग्लूकोज। हमने लिया ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा होता है यहाँ, हेक्सोकाइनेज। कहाँ का नॉलेज, ग्लाइकोलाइसिस का नॉलेज, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है G6PD, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। ये आगे कन्वर्ट होता है 3-कीटोग्लूकोनेट में, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो G6PD है, इस स्टेप के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, NADPH, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये राइटिंग अच्छी नहीं है तो मुझे माफ़ करना। यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, और ये कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, और ये कन्वर्ट होता है 3-कीटोफॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। यहाँ एक NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको दोबारा रिवाइज करते हैं, मेरे साथ आप बार बार बोलो। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, और 6-फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन कन्वर्ट हुआ 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, जो कि कन्वर्ट होता है 3-कीटो6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। अब एक बात सुनो, ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन। अब ये 3-कीटो6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनाना है राइबुलोज 5-फॉस्फेट। क्या बनाना है, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। राइबुलोज 5-फॉस्फेट जैसा कि अपने जानते हैं 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें 5 कार्बन मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड 5 कार्बन कन्वर्ट होता है, इसका मतलब यहाँ एक CO2 का मॉलिक्यूल निकला होगा। जैसा कि अपने डेफिनेशन में देखा था कि ऑक्सीडेटिव फेज के बाद में यहाँ एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है,
तो ये दो NADPH के मोलिक्यूल बन गए, यहाँ CO2 मोलिक्यूल निकल गया। इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज। इसकी डेफिशिएंसी ऐसी बड़ी घातक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं G6PD डेफिशिएंसी। ओके, क्लियर। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 6 फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में। 6 फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन किस में कन्वर्ट हुआ? 6 फोस्फो ग्लूकोनेट में। ये कन्वर्ट होगा 3 कीटो ग्लूकोनेट में। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा आगे 5 राइबुलोस, राइबुलोस 5 फॉस्फेट, सॉरी राइबुलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, आया समझ में? ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक ट्रिक समझो। अपनी ट्रिक क्या है? 10 को अपनी कितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं? 5 + 5 = 10। ठीक है, ये ट्रिक है। और फिर अपने लिखते हैं 7 + 3 लिख सकते हैं 10। 6 + 4 क्या होता है? 10। अरे ये क्या ट्रिक हुई? अभी समझाता हूँ ये ट्रिक है क्या। तो अपना राइबुलोस 5 फॉस्फेट है, ठीक है। जब इसको एपिमराइजेशन करो, एपिमर पता है ना, अपने पढ़ के हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब इसका एपिमराइजेशन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। एक चीज़ है याद रखना, लास्ट में जितने नंबर में फॉस्फेट लग रहा है वो उतने ही कार्बन का मोलिक्यूल होगा। ठीक है, तो यहाँ बना है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। और दूसरा, जब इसका आइसोमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? इसका आइसोमराइजेशन करेगा बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट। आई बात समझ में? ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट दोनों में 5 + 5 = 10, पहला स्टेप। दूसरा 7 + 3 = 10। अब इन दोनों का क्या होगा? ट्रांसफर रिएक्शन होगी। यहाँ होती है ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। ट्रांसकीटोलेज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, ज़ाइलुलोज क्या है अपना? एक कीटो शुगर है, तो इसका जो कीटो ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ज़ाइलुलोज अपना एक कीटो शुगर है। तो यहाँ पे ट्रांसफर, इसलिए बोल रहे हैं इसको ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? 5 × 5 = 10। 10 को किस तरीके से? 7 + 3, 7 नंबर की कौन सी शुगर अपने पढ़ी है? सेडेक्टुलोज पढ़ी है ना, सेडेक्टुलोज। 3 की कौन सी पढ़ी है अपनों ने? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है, 6 + 4 सेडेक्टुलोज, और ये दोनों आप करेंगे ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ एल्डोल ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा? 6 + 4, 6 वाली कौन सी पढ़ी है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और 4 वाली अरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, पीछे जितने नंबर फॉस्फेट लगा उतने नंबर का मोलिक्यूल। ठीक है, ये बन गया फ्रक्टोज फॉस्फेट। लास्ट में इस रिएक्शन के अंदर एचएमपी अपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही बनाना, तो ये एक बन गया, तो इसको अपने अलग भेज देते हैं। ठीक है, अब ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना, ये बच गया। ये क्या करेगा? ये देखो, ये रहा अपना एरिथ्रोज 4, ये दोबारा रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा? जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, जो यहाँ पे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे 2 मोलिक्यूल बनते हैं इसके, तो ये क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब कितना हुआ? 5 + 4 कितना होता है? 5 + 4 होता है अपना 9। तो 9 को किस तरीके से लिखेंगे? 6 + 3। 6 की कौन सी है? दोबारा बनेगा एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और दूसरा क्या बनेगा अपना? 3 वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो यहाँ चला जाएगा, बचा क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा हो तो वहाँ पर पढ़ा है कैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अपने क्या बना सकते हैं? फ्रक्टोज बना सकते हैं। तो अगर आपने पॉइंट मिस किया तो आप ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवाइज करना, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो ये तो ज़्यादा ही घोच-पोच हो गया है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अच्छे से देखेंगे। रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहले अपने क्या लिया? ऑक्सीडेटिव फेज में ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ? 6 फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में। अब मेरे साथ बोलते रहें, आपको इजी रहेगा और जल्दी याद होगा। 6 फोस्फो ग्लूकोनेट में, 6 फोस्फो ग्लूकोनेट किस में कन्वर्ट हुआ? 3 कीटो ग्लूकोनेट में। ठीक है, ये आगे कन्वर्ट होगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबुलोज 5 फॉस्फेट आगे क्या बनेगा अपने? 2 चीज़, क्या क्या? 5 + 5 कितना हुआ? 10। ठीक है, 5 + 5 वाला रूल लगेंगे, तो 5 वाला कितना हुआ? पहला था अपना सेल्यूलोज, और दूसरा 5 वाला राइबोज। 5 + 5 हो गया 10। दूसरा था 7 + 3, 7 वाला कौन सा है? सेडेक्टुलोज। 3 वाला कौन सा हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों मिले, और अब दोनों की जब ट्रांसएल्डोलिस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? 7 + 3 10 होता है,
तो यहाँ 6+4 लिखेंगे। 6 वाला कौन सा होता है अपना, ट्रांसक्रिप्टोलेज रिएक्शन होती है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्टोलेज यहाँ भी होती है, यहाँ भी थी, बीच में ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन होती है। तो यहाँ क्या बना अपना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ क्या बना अपना, यहाँ बना अपना 7+3 6+4 एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये दोनों फिर से मिलेंगे, मतलब ये तो चला जाएगा अलग, और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट किसके साथ मिलेगा, ज़ैल्यूलोज के साथ मिलेगा, और क्या बना देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया इन द एंड। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करता है आगे जाके, अपने क्या पढ़ा था कि इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बनाते हैं, ये आगे जाके दोबारा बना सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस से देखें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे क्या बन सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे दोबारा ग्लूकोज बन सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा साफ सुथरा देख लेते हैं, यहाँ तो ज़्यादा ही गंदा हो गया, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर से। तो अब एंजाइम भी देख लेते हैं साथ साथ। ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम यूज हुआ G6PD, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको बार बार कह रहा हूँ याद रखना। ठीक है, इस पर एक बीमारी भी है जिस पे जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है NADPH। ठीक है, फिर दूसरा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। ठीक है, यहाँ 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, यहाँ भी एक NADPH का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जहाँ भी NADPH का मॉलिक्यूल बनता है वहाँ पे पीछे एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज आ रहा है। ठीक है, आगे बनता है इसे राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ वो ट्रिक आएगी, कौन सी ट्रिक अपनी, 5+5 10, 7+3 10, 6+4 10, तो ज़ाइलोल 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट बना सेडेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट और एथेरोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज यहाँ ऊपर चला गया, फ्रक्टोज आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और आगे बन गया ग्लूकोज। ये किस प्रोसेस से हो रहा है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से हो रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर। ठीक है, यहाँ ट्रांसक्रिप्टोलेज रिएक्शन हो रही है, ट्रांसएल्डोलेज, और यहाँ भी ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ बीच में TPP क्या है, TPP क्या है, ये एक्चुअल में विटामिन है। ये जो बात है, पॉइंट है यहाँ पे, ये एक्चुअल में TPP है। ये आपको फर्दर विटामिन वाली वीडियो में और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये कोफैक्टर का रोल कर रहा है। अगर ये यहाँ इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। अब एक चीज़ एज्यूम करो, अपनों ने स्टार्टिंग में अगर 6 मॉलिक्यूल लें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लेंगे तो 6 मॉलिक्यूल ये बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ये बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल ये बनेंगे, और यहाँ पे अगर ये 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 6 CO2 बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट बनेगा, राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा। ज़ैल्यूलोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2+2 इसलिए लिखा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल मतलब 2+2 4 बनते हैं। ये इसके साथ लास्ट में कन्वर्ट जुड़ रहा है ना एथेरोज 4 फॉस्फेट के साथ, जिससे आगे क्या बन रहा है अपना, ये रिएक्शन हो पा रही है ट्रांसक्रिप्टोलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल रिएक्शन मैंने एक पेज में लिख दी है, वो है 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 12 NADPH प्लस 6 H2O कन्वर्ट इंटू 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 12 NADPH प्लस 12 H प्लस 6 CO2। आई समझ में, ये H2O कहाँ, ये H2O यहाँ बनता है एक्चुअली इस रिएक्शन के अंदर, जब 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। यहाँ हाइड्रोलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे H2O यूज़ होता है। अब इसकी नेट यील्ड क्या देखें, तो इससे 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रीजनरेट हुए, 6 CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए। अब आपके मन में सवाल लगेगा, यार 5 ग्लूकोज रीजनरेट हुए, पहले तो 6 मॉलिक्यूल थे तो नुकसान हो गया ग्लूकोज का। अरे नुकसान क्यों देख रहे हो, ये देखो बॉडी में NADPH बना, ये बॉडी का ओनली मैकेनिज्म है जिससे RBC के लिए NADPH बनता है। ठीक है, तो इसमें 12 मॉलिक्यूल NADPH के रीजनरेट हुए, जनरेट हुए, और एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ। इसके अलावा अपने देखा है इसमें वो राइबोज 5 फॉस्फेट ही बनता है, जो कि हमारे DNA और वो सब बनाने में भी काम होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। HMP थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है, लेकिन आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि मेडिकल द फोसा। इस पूरी वीडियो के जो नोट्स थे वो हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिकल द फोसा में मिल जाएंगे। इसी नाम से हमारी email ID, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है वो हमें ज़रूर दें, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।